फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लवर आरबी। ये हमारे विजन आईएएस की पॉलिटी की पीडी 365 की सीरीज चल रही है, जिसमें हम कर रहे हैं राज्य व्यवस्था, शासन और सामाजिक मुद्दे। हमारा आज का टॉपिक है स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार। तो ये भी सुर्खियों में क्यों है? तो हाल ही में जो भारत के राष्ट्रपति हैं, इन्होंने स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार हैं वो प्रदान किए हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण के बारे में जान लेते हैं। तो प्रारंभ कब हुआ था? तो इसे 2016 में जो स्वच्छ भारत मिशन शहरी है, इसके अंतर्गत ये शुरू किया गया था। संचालन की बात करें तो ये सर्वेक्षण प्रतिवर्ष आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय है MOHUA इसके द्वारा आयोजित किया जाता है। शहरी स्थानीय निकायों ULBS है इसके द्वारा प्रस्तुत डेटा है। इसका फील्ड आकलन जो थर्ड पार्टी एजेंसी है उसके द्वारा सत्यापित किया जाता है। किसके द्वारा? ये याद रखना है, ये थर्ड पार्टी एजेंसी है, उसके द्वारा सत्यापित किया जाता है। उद्देश्य की बात करें तो बड़े पैमाने पर नागरिक भागीदारी है, उसको प्रोत्साहित करना तथा शहरों एवं कस्बों हैं उसको रहने के लिए बेहतर स्थान बनाने के जो महत्व है इसके प्रति जागरूकता पैदा करना। घटक की बात करें तो स्वच्छ सर्वेक्षण इसका घटक है। ULB से इसके द्वारा प्रदान किए गए डेटा, दस्तावेज मूल्यांकन और फील्ड आकलन है उस पर आधारित। प्रमाणन तो ODF ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस ODF प्लस प्लस वाटर प्लस दर्जे के आधार पर जिनमें 80% और 20% है इसका वेटेज है वो निर्धारित है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 तो विश्व है इसके सबसे बड़े शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण है, इसका 9वां वार्षिक संस्करण है। इस वर्ष की थीम क्या थी? तो वो थी रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, 3 R's। तो पुरस्कार हैं उनसे संबंधित मुख्य तथ्य क्या क्या हैं 24-25 के, तो वो भी देख लेते हैं। जनसंख्या आधारित 5 स्तरीय वर्गीकरण है। कौन कौन सा? मिलियन प्लस शहर जो 10 लाख से अधिक आबादी के हैं, बड़े शहर जो 3 से 10 लाख के हैं, मध्यम शहर 50,000 से 3 लाख आबादी वाले, और छोटे शहर जिनमें आते हैं 20,000 से 50,000 वाली आबादी, और बहुत छोटे शहर जिसमें आते हैं 20,000 से कम। पुरस्कार की बात करें तो निम्नलिखित 4 श्रेणियों में कुल कितने पुरस्कार प्रदान किए गए? 78 मतलब 78। सुपर स्वच्छ लीग सिटीज नई श्रेणी, तो वे शहर जिन्होंने अपनी पिछली स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग है इसके आधार पर असाधारण प्रदर्शन किया है वो इस श्रेणी में हैं। इंदौर, सूरत और नवी मुंबई इसने प्रीमियम सुपर स्वच्छ लीग है इसमें प्रवेश किया है। 5 स्तरीय जनसंख्या श्रेणी में शीर्ष 3 शहर, तो वो कौन कौन से हैं? अहमदाबाद, भोपाल और लखनऊ, ये शीर्ष स्वच्छ शहर के रूप में उभरे हैं। विशेष श्रेणियां तो कौन कौन है? गंगानगर, कैंटोनमेंट बोर्ड, सफाई मित्र, सुरक्षा और महाकुंभ आदि। राज्य स्तरीय पुरस्कार कौन कौन से? तो राज्यों संघ राज्य क्षेत्र है उसके कितने? 34 शहरों को प्रॉमिसिंग क्लीन सिटीज अवार्ड है उसे सम्मानित किया गया है। पुरस्कार समारोह में शुरू की गई नई पहले कौन कौन सी हैं? तो वो है स्वच्छ शहर भागीदारी। ये 78 शीर्ष प्रदर्शन करने वाले जो शहर हैं वो अपने अपने राज्यों के कमजोर प्रदर्शन करने वाले एक एक शहर को अपनाएंगे और उनका मार्गदर्शन करेंगे। त्वरित डंप साइट उपचार कार्यक्रम, तो यह 1 वर्ष का विशेष कार्यक्रम होगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो पुराने कचरे लेगेसी वेस्ट है इसका उपचार करना और वैज्ञानिक तरीके से जो अपशिष्ट है वो प्रसंस्करण क्षमता है उसको बढ़ाना। नेक्स्ट है स्वच्छ शहर जोड़ी, तो ये कौन है? सुर्खियों में पहले ये क्यों है? तो हाल ही में जो आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय है इसने स्वच्छ शहर जोड़ी है SSJ इस पहल की शुरुआत की है। तो ये क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। यह एक संरचित मेंटरशिप और सहयोगात्मक कार्यवाही कार्यक्रम है। इसमें 72 मेंटर मतलब 72 मेंटर शहर हैं और लगभग 200 मेंटी शहर जिन्हें मदद मिलेगी शामिल होंगे। ये अच्छा प्रदर्शन करने वाले जो मेंटर शहर हैं उनकी सर्वोत्तम तरीकों को लागू करने में मेंटर शहरों की मदद की जाएगी। लक्ष्य की बात करें तो इसका लक्ष्य पूरे शहरी भारत है। इसमें स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन है, इसमें ज्ञान और अनुभव है वो साझा करना, सहकर्मी शिक्षण है उसको बढ़ावा देना और सर्वोत्तम तरीकों का बदलना है तरीकों को। इसे स्वच्छ भारत शहरी मिशन SBMU है इसके तहत लागू किया जाएगा। नेक्स्ट है काशी घोषणा पत्र 2025, तो ये भी सुर्खियों में क्यों है?
तो जो नशा मुक्त भारत है, इसके लिए युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन है, इसमें काशी घोषणा पत्र को अपनाया गया है। काशी घोषणा पत्र के बारे में, तो इसमें नशा मुक्त आंदोलन है, इसके लिए 5 वर्ष का रोड मैप निर्धारित किया गया है। इसमें जो मादक पदार्थ है, इनके सेवन को केवल एक व्यक्तिगत समस्या है इसके रूप में ही नहीं, बल्कि एक बहुआयामी लोक स्वास्थ्य और सामाजिक चुनौती है उसके रूप में मानने पर राष्ट्रीय सहमति बनी है। अपनाया जाने वाला दृष्टिकोण, तो ये बहु मंत्रालय समन्वय है, इसके लिए एक संस्थागत तंत्र है, उसका प्रस्ताव करता है। इस तंत्र में एक संयुक्त राष्ट्रीय समिति का गठन, वार्षिक प्रगति, इसकी रिपोर्टिंग तथा प्रभावित व्यक्तियों को सहायता सेवाओं से जोड़ने के लिए एक क्या है राष्ट्रीय मंच है, वो शामिल है। नशे से बचाव के लिए आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक और प्रौद्योगिकी जो प्रयास है उनका एकीकरण किया जाएगा। भारत में मादक पदार्थों के दुरुपयोग है इसकी स्थिति, तो मादक पदार्थों के दुरुपयोग है, इस पर राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2019 के अनुसार शराब है उसके उपयोग की व्यापकता, तो वर्तमान में 10 से 75 वर्ष की आयु के बीच 14.6% लोग हैं वह शराब का सेवन करते हैं। कैनबिस और ओपिओइड जैसे हीरोइन, ये भारत में अगले आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले मादक पदार्थ हैं। अवैध मादक पदार्थों के उपयोग के विरुद्ध पहले तो वैश्विक ग्लोबल नारकोटिक ड्रग्स है, इस पर कमीशन CND, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो हुई थी 1946 में। इसकी स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी, तो वो संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद है, इकोसोक है, इसके प्रस्ताव के द्वारा की गई थी। UNODC की स्थापना 1997 में की गई थी। उद्देश्य की बात करें तो मादक पदार्थों के नियंत्रण, अपराध और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद है, उसके परस्पर जुड़े मुद्दे हैं, उनका समाधान करना है। मादक द्रव्य और मना प्रभावी जो पदार्थ है, इनकी अवैध तस्करी है, इसके विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय 1988 है। मादक पदार्थों के दुरुपयोग है, इसके विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र दशक 1991-2000। भारत इंडिया, तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, इसके द्वारा नशा मुक्त जो भारत अभियान है NMBA, ये कब शुरू किया गया था, 2020 में शुरू किया गया। मादक द्रव्य और मना प्रभावी पदार्थ अधिनियम NDPS एक्ट 1985, तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो नेशनल नोडल एजेंसी है, जिसे 1986 में इसके तहत स्थापित किया गया था। उसका कार्य की बात करें तो मादक पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध जो तस्करी है उससे निपटना है। उसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और यह गृह मंत्रालय, इसके जो प्रशासनिक नियंत्रण उसमें ये कार्य करता है। मादक पदार्थ की मांग है, इसमें कमी के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना NAPDDR 2018-2025। नेक्स्ट है वैश्विक तंबाकू महामारी 2025, तो ये सुर्खियों में क्यों है, तो हाल ही में जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, इसने वैश्विक तंबाकू महामारी 2025 है उस पर कौन सी 10वीं रिपोर्ट जारी की है। इससे संबंधित तथ्य क्या क्या है, तो मालदीव है वो तंबाकू पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का कौन सा देश बन गया है, तो पहला देश बना है। पीढ़ीगत जो तंबाकू प्रतिबंध है, जनरेशनल टोबैको बैन, लाइफ फ्लेम टोबैको बैन, इससे आशय ऐसी नीति से है जिसमें किसी निर्धारित तिथि के बाद जन्मे जो लोग हैं उनको जीवन भर सिगरेट या तंबाकू उत्पादों की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी जाती है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर, तो WHO एमपावर उपाय 2007 है, उससे अब तक 155 देश हैं, इन्होंने एमपावर के घटक हैं उनमें से कम एक नीतिगत उपाय को लागू किया है, जिससे 6.1 बिलियन से अधिक लोग हैं उनको लाभ हुआ है। एमपावर पहल के 6 घटक कौन कौन से, निगरानी, मॉनिटर, सुरक्षा, प्रोटेक्ट, मदद प्रस्ताव, ऑफर हेल्प, चेतावनी, वार्निंग, लागू करना, इन्फोर्स, और टैक्स दर बढ़ाना है, राइज टैक्सेस, जनसंचार माध्यम है उनसे संचालित अभियानों की प्रभावशीलता। तो जो भारत है उसने सभी प्रकार के मीडिया में तंबाकू विज्ञापन, प्रचार और स्पॉन्सरशिप टैप्स, इस पर रोक लगाने के लिए कठोर उपाय किए हैं। साथ ही भारत है वो डिजिटल स्ट्रीमिंग कंटेंट पर तंबाकू नियंत्रण नियम लागू करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। कराधान, तो तंबाकू उत्पाद है उन पर टैक्स एम्पावर है, उपायों में सबसे कम अपनाया गया घटक है। भारत में प्रति व्यक्ति GDP के अनुपात में सिगरेट खरीदने की लागत है वो 2014 से घटती जा रही है, अर्थात सिगरेट खरीदना है वो अब सस्ता हो गया है।
तंबाकू के बारे में यहाँ पे जान लेते हैं। तो प्रजातियां कौन कौन सी हैं? तंबाकू की 60 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें एन टेबेकम और एन रस्टिका, एस्टेक टोबैको ये बड़े पैमाने पर उगाई जाती है। यह नाइटशेड फैमिली से संबंधित है और दक्षिण अमेरिका है उसकी ये देशज प्रजाति है। जलवायु की बात करें तो रोपाई से कटाई तक 90 से 120 दिनों का पाला रहित मौसम इसके लिए आवश्यक होता है। तापमान की बात करें तो औसत दैनिक तापमान 20 से 30 डिग्री सेल्सियस है उसके बीच होना चाहिए, और कटाई है उसके समय कैसा शुष्क मौसम है वो उपयुक्त होता है। मृदा की बात करें तो बलुई या बलुई दोमट मृदा इसके लिए अनुकूल मानी जाती है। हालांकि तंबाकू किस्म के अनुसार मृदा वो अलग अलग हो सकती है, परंतु जलभराव है वो इसकी खेती के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। तंबाकू खेती है उसके लिए अच्छी तरह से हवादार अच्छी जल निकासी वाली मृदा की आवश्यकता होती है। वर्षा की बात करें तो न्यूनतम 500 मिमी वर्षा इसके लिए आवश्यक है। 1200 मिमी से अधिक वर्षा वाले जो क्षेत्र हैं वो इसकी खेती के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। उत्पादन की बात करें तो भारत है वो विश्व का दूसरे सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक है। चीन है फर्स्ट नंबर पर आता है, तथा मात्रा के आधार पर देखें तो दूसरे सबसे बड़ा गैर निर्मित तंबाकू निर्यातक कौन सा है? वो भी भारत है, और ब्राजील है वो पहले नंबर पर है। ये दूसरे नंबर का क्या है? भारत गैर निर्मित तंबाकू निर्यातक है। प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? तो गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और बिहार। भारत में जो गुजरात है वो सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक राज्य है। कितना? 45% करता है ये, और इसकी उत्पादकता वो भी सबसे अधिक है, और ये फर्स्ट नंबर का है। और दूसरे स्थान पर कौन है? तो वो है आंध्र प्रदेश। तंबाकू महामारी से निपटने के लिए उठाए गए विभिन्न कदम तो वैश्विक स्तर पर कौन कौन से हैं? एम्पावर के अलावा WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल, WHO FCTC तो 2003 इसमें अपनाया गया था, तथा 180 से अधिक देश हैं उन्होंने इसकी अभी पुष्टि की है। भारत है वो 2005 है उसमें इस कन्वेंशन का पक्षकार बना है। 3x35 पहल WHO तो वर्ष 2030 तक तंबाकू, शराब, शर्करा पेय पदार्थों में से किसी एक या सभी की कीमतों को कम से कम 50% तक बढ़ाना। भारत में कदम तो सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम COTP कोपा 2003 तो सार्वजनिक स्थान है उन पर धूम्रपान पर प्रतिबंध, नाबालिगों द्वारा तंबाकू उत्पाद उनकी बिक्री पर प्रतिबंध आदि। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम NTCP तो जागरूकता पैदा करना तथा तंबाकू उत्पाद उनके विनिर्माण और आपूर्ति को कम करना। इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट प्रतिशत अधिनियम 2019 कानून लागू किया गया है। अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियां तो इसमें फर्स्ट है ग्लोबल AI गवर्नेंस के लिए नई पहलें। तो हाल ही में जो संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA इसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI है इसके गवर्नेंस पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 2 नए तंत्र वो स्थापित करने की घोषणा की है। ये जो घोषणा है ये पैक्ट फॉर द फ्यूचर और ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट है उस पर आधारित है। साथ ही यह अंतर्राष्ट्रीय और असैन्य AI गवर्नेंस की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। 2 नए तंत्रों के बारे में तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI है, इस पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल तो यह पैनल AI की वैज्ञानिक समझ है इसको बढ़ावा देने हेतु साक्ष्य आधारित वैज्ञानिक आकलन प्रस्तुत करेगा, जो मौजूदा शोध है उसको संकलित व विश्लेषित करेगा तथा AI के अवसरों, खतरों और प्रभावों को समझाएगा। AI गवर्नेंस पर वैश्विक संवाद तो यह एक ऐसा मंच होगा जहां अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर चर्चा होगी। सर्वोत्तम कार्य पद्धतियां व सीखे गए अनुभव हैं वो साझा किए जाएंगे तथा AI गवर्नेंस इस पर खुली, पारदर्शी व समावेशी चर्चा को बढ़ावा दिया जाएगा। वैश्विक AI गवर्नेंस पर संयुक्त राष्ट्र के अन्य तंत्र पैक्ट फॉर द फ्यूचर तो इसे सितंबर 2024 में समिट ऑफ द फ्यूचर में अपनाया गया था। इसके उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने में मदद करना और नई चुनौतियों उनका समाधान व अवसरों की खोज करना है। ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट तो यह पैक्ट फॉर द फ्यूचर है, इसका परिशिष्ट है यह डिजिटल क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने और AI गवर्नेंस है इसके लिए व्यापक वैश्विक फ्रेमवर्क है। AI फॉर गुड ग्लोबल समिट तो इसे अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITUS के द्वारा 2017 से आयोजित किया जाता रहा है। इन सम्मेलनों में AI के ऐसे उपयोगों की पहचान